हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके बीच में लेके आया हूँ एक प्रैक्टिस सेट जो कि रिलेटेड होगा जो हमने लेसन पढ़ा था आपका शिक्षण व्यवसाय और कार्य संतुष्टि वाला। तो उससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग जो है आज हम महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक मेरे साथ बने रहना और अपने जो है अपने आप को चेक करना कि कितना जो है आप लोग समझ पाए हैं इन टॉपिक्स को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि जो लेक्चरर जो है उसके जितने भी जो ये टॉपिक्स हैं ये मैं ऑलरेडी सारे जो है वो कवर करा चुका हूँ। एक और टॉपिक रह गया, उसके ऊपर भी मैं कल वीडियो लेके आ जाऊँगा। सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं नोट्स बना चुका हूँ और उसकी जो है वो मैंने पीडीएफ बना के रख दी है। और उसके साथ साथ जो है जो जितने भी एमसीक्यू जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो जो हैं वो सारे मैं करवा रहा उनकी भी मैंने पीडीएफ जो है वो बना दी है। और उसके साथ साथ जो है वो लगभग और 400-500 जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टाइप के उसकी भी जो है वो मैंने पीडीएफ के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी को भी जो है नोट्स चाहिए तो आप लोग, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर प्राइस मैंने लिखा हुआ है कि कितना आपको फीस देनी होगी। तो बाकी की जो डिटेल है वो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इस पर कांटेक्ट करके मुझसे नोट्स ले सकते हैं। ओके, तो वहाँ पर आपको जो है जितने भी जो आपके शिक्षण विधियाँ, शिक्षण जो कलाएँ थी और जो आयोग वगैरह जितने भी थे, ये जो मैंने शुरू में करवाए, ये सारे के सारे जो है नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। ओके, तो चलिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट जो है एक अध्यापक वस्तुतः सीखता है। तो बताइए इसमें जो हमारे ऑप्शन है वो है ज्ञान से, परिवेश से, अध्यापन से तथा छात्रों से। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा अध्यापन से। यानी मेनली जो है अध्यापन से ही जो है वो एक अध्यापक सीखता है या उसका ट्रेनिंग होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अभाव में शिक्षण जो विधि है वो सही तरीके से संपन्न नहीं हो सकती है। पहला है ज्ञानार्जन प्रक्रिया, दूसरा है मनन प्रक्रिया, तीसरा है संप्रेषण प्रक्रिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, संप्रेषण प्रक्रिया। यानी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, मैंने बताया था ना कि जो कम्युनिकेशन है वो स्किल जो है वो एक शिक्षण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। और जब तक ये अच्छा नहीं होगा तब तक कितना भी ज्ञान, कितना भी नॉलेज आपके पास है, आप उस चीज़ को सही तरीके से अगर बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यहाँ पर जो है सूची 1 जो है दी हुई है और सूची 2 है। इनके अंदर जो है कुछ चीज़ें दी लिखी हुई हैं और हमको क्या करना है, इसका मैच द फॉलोइंग करवाना है। तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। यानी यहाँ पर हम मैच करके देख लेते हैं। जो ए है उसका जो है वो है सेकंड। ओके, जो यहाँ पर ऑप्शन बी है उसका जो है वो है थर्ड। यानी कि अध्यापक जो निष्पादन है वो है एच वॉट और फिजल, इन्होंने दिया था। इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि जो टीचर हैं उनका भी आउटकम का निष्पादन होना चाहिए। फिर सी का जो है वो 1 है, अधिगमकर्ताओं के प्रारंभिक व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी नियोक्ताओं का आकलन, यह एक प्रक्रिया है। और उसके बाद जो डी है उसका 4 है, यानी संपूर्ण आजीविका, इसका होगा बौद्धिक विकास में सदस्यता। तो ये इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अध्यापन के क्षेत्र में गुणवत्ता के उत्तरोत्तर विकास के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने किसे आवश्यक माना है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस किया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यानी कि जो कौशल और प्रतिबद्ध तैयारी है, मैंने बताया था कि ये इन्होंने जो हमारे जो अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि जो एनसीटीए है उसने जो है वो कौशल तथा प्रतिबद्ध तैयारी को जो है वो अध्यापक के गुणवत्ता सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रायः गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास के अभाव में मात्रात्मक वृद्धि गुणात्मक स्तर को कमजोर करती है, यह कथन किसका है। इसके जो 4 ऑप्शन है वो हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि
NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पर जो गुणवत्ता है उसके नियंत्रण के लिए जो विशेष प्रयास अगर नहीं किए जाते हैं तो उसके अभाव में मात्रात्मक जो वृद्धि होती है वो गुणात्मक स्तर को कमजोर करती है। यानी कि अगर स्कूलों की संख्या जो है वो मात्रा के हिसाब से जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन उस हिसाब से जो है वो गुणात्मक स्तर जो है वो नहीं बढ़ता है, तो उससे क्या होगा, जो शिक्षा है उसमें गुणवत्ता में कमी आएगी ही आएगी। ओके, चलते हैं आगे। आगे है, एक अध्यापक का मूल कार्य होता है। पहला है विषयगत ज्ञान को हस्तांतरित करना। दूसरा, शिक्षण निपुणता को हस्तांतरित करना। तीसरा है अच्छे व्यवहार को हस्तांतरित करना। और चौथा है बाह्य ज्ञान को हस्तांतरित करना। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि अध्यापक का मूल कार्य, तो मूल कार्य क्या होता है, विषयगत जो ज्ञान होता है उसको हस्तांतरित करना, ये अध्यापक का मूल कार्य होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। किस शहर के सर्वेक्षण से पता चला है कि प्राथमिक स्तर पे छात्रों को अभिभावक आज भी पर्यावरण के प्रति कम औसत जागरूक हैं? तो दिल्ली, चेन्नई, कानपुर या वाराणसी? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आपको याद करना पड़ेगा। राइट आंसर है वाराणसी। वाराणसी के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर एक सर्वे हुआ था और प्राइमरी स्कूल के सर्वे स्तर पर पता चला कि वे जो पर्यावरण या एनवायरनमेंट है उसके प्रति कम जागरूक हैं जितना एवरेज होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर R H दबे। दूसरा है यशपाल। तीसरा है रॉबर्ट ग्लेमर। और चौथा है हन्ना। तो फ्रेंड्स बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो उत्तर होगा वो होगा रॉबर्ट ग्लेमर। जो रॉबर्ट ग्लेमर हैं उन्होंने बुनियादी शिक्षण का जो प्रतिमान है उसका प्रतिपादन किया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा निष्पादन मूल्यांकन की दृष्टि से तीन उद्देश्य जो हैं उसमें शामिल नहीं है? पहला है भावनात्मक उद्देश्य, दूसरा है गुणात्मक, तीसरा विकासात्मक एंड चौथा है नवाचार यानी कि इनोवेशन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि निष्पादन मूल्यांकन यानी कि आउटकम का असेसमेंट, तो उसमें जो है वो जाहिर सी बात है गुणात्मकता भी चेक होगी और विकास भी चेक होगा और इनोवेशन कितना है वो भी चेक होगा, लेकिन भावनात्मक उद्देश्य का उसमें कोई भी मतलब नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। SL वॉट और मिजल ने कितने प्रकार के मानदंडों का प्रयोग किया था? ठीक है, तो इसके बारे में अभी जो है उस स्टेटमेंट के अंदर भी आया था जो मैच द फॉलोइंग था। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तीन प्रकार के जो मानदंड है उनका प्रयोग SA वॉट और मिजल ने किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है इसमें देखिए, जो 11th और 12th क्वेश्चन है उसमें आपको ये जो कोट है इनका प्रयोग करते हुए उत्तर देना है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट की और फिर उसके कारण की। पहला स्टेटमेंट है, अध्यापन में सफलता के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस समाज में व्यक्ति निवास करता है उसके प्रति अवश्य ही कुछ न कुछ दायित्व होता है। तो बताइए, और इसका जो कारण दे रखा है वो है, कभी कभी अध्यापक अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रति असंवेदनशील दिखते हैं। तो बताइए इसमें क्या ऑप्शन इन चारों में से सही हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन यहाँ जो जो कारण है वो सही व्याख्या जो है वो कथन की नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कभी कभी जो है अध्यापक अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रति असंवेदनशील दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमेशा जो है वो ये चीज़ सही नहीं बैठती है। और जो अध्यापन में सफलता के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यानी कि जरूरी नहीं कि जो अध्यापन में सफलता है उसके लिए हमें सामाजिक प्रतिबद्धता दिखानी ही होगी। ओके, तो ये इसलिए इसका सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट भी जो है हमने इसी उस पर जो है जवाब देना है। कथन है, निष्पादन मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी अध्यापक की निश्चित समयावधि के व्यवहार परिवर्तन तथा खानों की उपलब्धि का आकलन किया जाता है। कारण ग्लैमर के शिक्षण प्रतिमान में निष्पादन मूल्यांकन को कोई स्थान नहीं दिया गया था, नहीं दिया गया है, सॉरी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ओके, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि निष्पादन जो मूल्यांकन की जो एक प्रक्रिया है तो बिल्कुल सही है, यानी कि आउटकम भी जो है वो मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, जिसमें कि जो है अध्यापक की क्या करते हैं उसके अंदर निश्चित समयावधि में कितना व्यवहार परिवर्तन आया और उसकी क्या उपलब्धियां हैं उन सबका आकलन निष्पादन के अंतर्गत होता है। लेकिन जो रॉबर्ट ग्लेमर हैं उन्होंने शिक्षण जो प्रतिमान है उसमें निष्पादन मूल्यांकन को कोई स्थान नहीं दिया है, ये बात गलत है। अभी हमने पढ़ा था कि जो रॉबर्ट ग्लेमर हैं उन्होंने क्या किया था, शिक्षण के प्रतिमान में जो निष्पादन है यानी आउटकम है उसके मूल्यांकन का स्थान दिया था, ठीक है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वह प्रतिकूलन जिसके माध्यम से अध्यापक को एक समयावधि में अनेक व्यवहार और उपलब्धियों का आकलन किया जाता है वह कहा जाता है। पहला है नियोजात्मक, दूसरा है निर्माणात्मक, तीसरा संकल्पनात्मक और चौथा है अध्यापक निष्पादन। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर जो है अध्यापक की समयावधि में व्यवहार और उपलब्धियों का आकलन की बात हो रही तो वो अध्यापक निष्पादन ही कहलाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस शिक्षा आयोग ने कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण कार्य कक्षा कक्ष में हो रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, तो बताइए इसका सही उत्तर सबको आ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है ये कोठारी कमीशन 1964-66 के अंतर्गत दिया गया था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने अध्यापकों के लिए आचार संहिता और जवाबदेही पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये भी मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ कि जो आचार संहिता यानी कि टीचरों के लिए जो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात किसने की थी, किस रिपोर्ट के अंदर हुई थी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, मल्होत्रा समिति, सेन समिति, लकड़वाला समिति या वायु समिति। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर था वो था सेन समिति। जो सेन कमेटी बनी थी उन्होंने जो है इस प्रकार की रिपोर्ट पेश की थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम अध्यापकों का छात्रों द्वारा मूल्यांकन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। ब्रिटेन के विश्वविद्यालय से, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस में, भारतीय विश्वविद्यालय या कनाडा से शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यूएस। यूएस जो है उसमें ये प्रयोग सबसे पहले किया गया था कि छात्र जो हैं वो अध्यापकों का क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। इनमें से कौन से कारक अध्यापक के मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करते हैं। पहले है अध्ययन विषय, दूसरा कक्षा का स्तर, तीसरा कक्षा में छात्रों की संख्या एंड बाह्य परिवेश। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट उत्तर आंसर होगा वो होगा बाह्य परिवेश, क्योंकि ये बोल रहा है कि कारक अध्यापक के मूल्यांकन को, तो जो बाह्य परिवेश है ये अध्यापक के मूल्यांकन को इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी इसमें और जितने भी चीज़ें दे रखी हैं ये इन सब का उससे कुछ ना कुछ संबंध बनता है, ठीक है ना। तो ये 17 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिए। आगे चलते हैं। आगे है फ्रेंड्स, किसने छात्रों द्वारा अध्यापकों का मूल्यांकन और अध्ययन प्रभाविकता में संबंध विषय पर शोध किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हमने लेक्चर के अंदर बताया था। पहला है मार्शल और डंकिन, दूसरा है फ्रैंकिन, तीसरा है स्मिथ और चौथा है केने। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मार्शल और डंकिन जो थे उन्होंने जो है अध्यापकों के मूल्यांकन और अध्ययन में जो है वो एक शोध इस पर किया था कि जो मूल्यांकन और अध्ययन कितना प्रभावशाली होता है या इफेक्टिव होता है उस पर एक रिसर्च पेश की थी इन्होंने, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। फ्रैंकिन ने आकार के आधार पर शोध करके क्या निष्कर्ष निकाला। पहला है बड़े आकार के कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन का प्रभाव सार्थक था। दूसरा बी छोटे आकार के कक्षाओं के छात्रों का मूल्यांकन प्रभाव सार्थक था। या सी ए और बी दोनों या उनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि जब उन्होंने शोध किया तो उससे पता चला कि जो छोटी क्लासेस थी उसमें जो है वो मूल्यांकन क्या था, ज़्यादा प्रभावित था, क्योंकि वहाँ पर टीचर जो है वो अच्छे से जो है वो मूल्यांकन कर पा रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अध्यापकों हेतु वार्षिक निष्पादन पर दिए गए सुझाव में शामिल नहीं था। तो पहला है आत्म मूल्यांकन, दूसरा है राष्ट्र मूल्यांकन, तीसरा प्राचार्य के द्वारा मूल्यांकन और चौथा है
छात्रों द्वारा अध्यापक का मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो राष्ट्र मूल्यांकन है इसकी बात जो है वो इस पॉलिसी में नहीं थी। बाकी ये तीनों प्रकार के जो मूल्यांकन है इनकी बात 1986 की पॉलिसी के अंदर की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शोध अध्ययन में जिन मापदंडों का प्रयोग किया जाता है वह हैं, तो ये है ऑप्शन बताइए इसमें बहुत विषयनिष्ठ हैं, वस्तुनिष्ठ हैं, व्यक्तिनिष्ठ हैं या भावनिष्ठ हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ, क्योंकि यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति विशेष पर जो है वो अगर को लेकर जो है वो मानदंडों का प्रयोग किया जा रहा है तो इसीलिए उसकी बात शोध के अंदर की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शैक्षणिक कुशलता के लिए कौन कौन से मापदंड हैं या मानदंड हैं। पहला है विषय पर अधिकार होना चाहिए, दूसरा है विषय के तर्कपूर्ण विवेचन की क्षमता, तीसरा है शिक्षा के उद्देश्यों को कक्षा में प्राप्त करने की चेष्टा, और चौथा है पाठ निर्माण योजना या निर्मित करने की योग्यता। तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो ये सारे ही हमारे पॉइंट्स हैं ये कुशलता के मानदंड है। ओके, यानी इतने जो है ये सारी इसकी सारी की जो स्किल्स हैं ये टीचर के अंदर होनी चाहिए, तब माना जाएगा कि उसके अंदर शैक्षणिक कुशलता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अध्यापक निष्पादन में निम्नलिखित तत्व दिखलाई पड़ते हैं। पहला है मूल्यांकन आकलन, दूसरा है जवाबदेही का आकलन, तीसरा है समग्र आकलन, चौथा है परिप्रेक्ष्य आकलन। निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स जहाँ पर मूल्यांकन आकलन और समग्र आकलन की बात की गई है ये अध्यापक के जो निष्पादन होता है यानी आउटकम होते हैं उसमें निम्न ये तत्व दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और ये ऐसे ये वर्तमान की बात हो रही कि ये वर्तमान में जो है अभी तक तो टीचरों की कोई जवाबदेही तो है नहीं और परिप्रेक्ष आकलन भी नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार के जो दो आकलन हैं वो होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी। स्वायत्तता का मतलब होता है दोस्तों ऑटोनॉमी, यानी ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे कब इस्टेब्लिश हुई थी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, मैंने आपको बताया था ये। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1956 वर्ष 1956 के अंदर जो है वो इसको ऑफिशियली एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर जो है वो स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, स्वायत्त निकाय क्या होता है? स्वायत्त निकाय ये होता है जो अपने डिसीजन लेने के लिए जो हो वो इंडिपेंडेंट होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होता है वो कम से कम होता है। ठीक है ना, तो ये है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी कि सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना किस संस्था के सुझावों के आधार पर की गई थी। तो पहला है यूजीसी, दूसरा है सामाजिक आधारिकता आयोग, तीसरा है शिक्षा आयोग, चौथा है योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो है योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग जो कमीशन है उन्होंने जो है इस प्रकार के रिकमेंडेशन दी थी जिसके आधार पर इस प्रकार की काउंसिल का निर्माण हुआ था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे है संप्रेषण संबंधी दक्षता का मूल अभिप्राय क्या है। संप्रेषण संबंधी दक्षता यानी कि कम्युनिकेशन संबंधी जो एफिशिएंसी या उसको एक्सपर्टीज कह सकते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, क्या हो सकता है इनमें से, ये बताना है हमने। तो पहला है पाठ नियोजन को व्यावहारिक रूप में प्रदान करना, दूसरा है कक्षा में अनुशासन कायम करना, तीसरा है मूल्यांकन, और चौथा है समाज तथा समुदाय के साथ संबंध स्थापित करना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, यानी कि पाठ नियोजन को व्यावहारिक रूप में प्रदान करना। यानी कि जो हमारा लेसन प्लानिंग है वो तो हो गई, लेकिन उसको व्यावहारिक रूप में क्लास के अंदर किस प्रकार से प्रेजेंट करना है वही तो हमारा क्या है कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सेवाकालीन आजीविकागत अध्यापक शिक्षा से तात्पर्य है। तो ये चार ऑप्शन है इसमें दिए हुए, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोग खुद ही इसको पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके,
क्योंकि यहाँ पर कह रहा है इस प्रक्रिया को रूपांतरण प्रक्रिया भी कहते हैं, जिसमें एक अकुशल व्यक्ति को दक्ष एवं प्रतिबद्ध शिक्षक के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर मेनली जो है वो अध्यापक शिक्षा यानी कि जो टीचर एजुकेशन है उसका काम क्या होता है कि जो भी एक अनट्रेंड टीचर है उसको क्या किया जाए, जो है ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेंड कर दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रशिक्षण जो मनोविज्ञान है वो किस चीज़ को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्य विश्लेषण को महत्व देता है। तो मैंने आपको प्रशिक्षण मनोविज्ञान जो है वो ट्रेनिंग साइकोलॉजी जो है वो बताया था। तो उसमें जो है वो किस चीज़ के को प्रभावशाली बनाने के उसमें मैंने बताया था कि मेनली जो है वो कार्य विश्लेषण के ऊपर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वो किस चीज़ को महत्व देता है। पहला है निर्गत, दूसरा है ये आगत होगा, ये आगत, तीसरा है ए एंड बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा बी, यानी कि जो प्रशिक्षण मनोविज्ञान है उसको अगर इफेक्टिव बनाना है तो आगत यानी कि जो आउटकम्स हैं उन पर ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा, यानी जो आउटकम है उसका कार्य विश्लेषण करना होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताइए, ये तो कई बार हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। पहला है यूजीसी, वो है 26 दिसंबर 1953। दूसरा है एनसीईआरटी 1961। तीसरा है एनसीटी 1955 एंड थर्ड है नेशनल सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल 1969। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी है उसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी, 1995 में हुई थी, ना कि 55 में। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों, पर्यवेक्षकों तथा अनौपचारिक शिक्षा के लिए सतत शिक्षा की व्याख्या करने की जिम्मेदारी किस संस्था को सौंपी गई है। तो पहला है विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग, दूसरा है सतत अध्यापन शिक्षा केंद्र, तीसरा है प्राथमिक शिक्षा केंद्र, और चौथा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि जो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिनको हम क्या बोलते हैं, डाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो जो डाइट होते हैं यहाँ पर जो है इस प्रकार की जो है ट्रेनिंग्स वगैरह या इस प्रकार की जो जिम्मेदारियाँ, जो अनौपचारिक शिक्षा हो गई या फ्रॉड शिक्षा, इन सब की जो है जो जिम्मेदारी है उनको सौंपी गई है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो है सूची 1 दी गई है और सूची 2 से उसको सुमेलित करना है, तो इसको करिए आप लोग। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ओके, तो मैच करके देख लेते हैं। ऑप्शन सी में जो ए है उसका जो आंसर है वो कौन सा है, सेकंड है, तो ये सेकंड। उसके बाद जो बी है वो है फोर्थ, यानी कि जो संप्रेषण दक्षता है वो प्रबंधकीय दक्षता के अंतर्गत आएगी। और उसके बाद है सी का है फर्स्ट, प्रबंधन संबंधी दक्षता, ये विषयगत ज्ञान का हस्तांतरण। और उसके बाद आएगा डी, यानी कि थर्ड। तो डी का जो है वो थर्ड है, यानी कि आपका मूल्यांकन दक्षता या दक्षता को प्रोत्साहित करना। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 32। इसमें जो है अगेन जो है 2 सूचियाँ दी गई हैं, हमें यहाँ पर राइट द मैच करना है। तो इसमें भी आप लोग देखिए क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर भी जो है हम मैच करके देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट के अंदर कौन किसके साथ मैच होता है। तो चलिए मैच करते हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन फर्स्ट जो है वो कहता है एक ए जो है वो होगा थर्ड, यानी कि जो अधिगम करता है उनके प्रारंभिक व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का आकलन, वो कहलाता है हमारा निर्माणात्मक आकलन। ठीक है, फिर है बी का 4,
यानी कि प्रायोगिक अनुभवों के निर्माण की व्यवस्था का जो आकलन है वो नियोजनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। फिर है हमारे पास सी का सेकंड, विशिष्ट कमी को दूर करने के लिए किया गया जो मूल्यांकन है वो संकल्पनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। और डी का फर्स्ट, अधिगमकर्ताओं के प्रतिफल तथा उपलब्धि के संबंध में प्रमाण के लिए किया गया आकलन, ये हमारा कहलाता है निष्ठात्मक मूल्यांकन। तो इस प्रकार से ये हमारे चारों ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो वर्तमान जो युग है उसमें निष्पादन आकलन की आवश्यकता और महत्व है, क्योंकि पहला है यह सामाजिक दायित्ववादी और सेवा भावना का जो है वो विकास कर सकता है। दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया में सुधार एवं विकास को इनकी उपयोगिता अधिक है। तीसरा है अध्यापकों में गुणात्मक विकास प्रदान करता है। और चौथा है सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक विकास हेतु प्रोत्साहन मिलता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है उसमें कह रहा है सामाजिक दायित्व और सेवा भावना का विकास करता है। तो यहाँ पर जो निष्पादन आकलन है उसका सामाजिक दायित्व से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए इसकी आवश्यकता और महत्व में ये नहीं होगा। बाकी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें सुधार और विकास तो होगा। फिर अध्यापकों की गुणात्मक जो है विकास उसके अंदर होगा। और जो सेवारत जो शिक्षक हैं वो शैक्षिक उनका जो है वो उनका विकास प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये बाकी का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आज के जो हैं वो इतने ही जो है फिलहाल के लिए रखते हैं। तो इससे आगे के जो और क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक के अंदर होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो तब तक आप लोग अगर आप लोगों को ये चीज़ मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई है तो आप लोग इसको लाइक करें और जो भी नए व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाकी नोट्स के लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो जिसको भी चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।